दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच देश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। गैस संकट है और इसीलिए देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग लाइन में लगे हुए हैं, खाली गैस सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के बाहर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि देश में कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है। इस समय आपको बता दें कि संसद का बजट सेशन चल रहा है, दूसरा सत्र शुरू हुआ है और आज संसद में गैस संकट को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ऊर्जा संकट को लेकर, खास तौर से गैस सिलेंडर को लेकर सरकार को घेरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तीखे सवाल पूछे। देश की जो असली हकीकत है, निर्मला सीतारमण को चंद्रशेखर आज़ाद ने बताने की कोशिश की। आज चंद्रशेखर आज़ाद जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके सामने बैठी हुई थी। सरकार तो ये दावा कर रही है कि कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर ने देश की जो असली हकीकत है वो सरकार को आज संसद में बताने की कोशिश की है। बिना देर किए चंद्रशेखर आज़ाद का ये स्पीच आप सुनिए, आज की ताज़ा स्पीच। क्या आप जवाब देते हैं चंद्रशेखर जी? श्री चंद्रशेखर उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। जी धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर बैठिए बेनीवाल जी, बैठिए। धन्यवाद, बैठिए। धन्यवाद सभापति जी। ये किसी ने आपको पर्ची भेजी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 25-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोग लाइनों में लगे और आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या दूर हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार केवल खर्च को मंजूर देने की संस्था नहीं है, बल्कि जनता के धन की संरक्षक संस्था है। इसलिए जब सरकार अतिरिक्त खर्च की मांग करती है तो संसद का दायित्व बनता है कि वह उसकी पूरी समीक्षा करे। सरकार द्वारा इस दूसरे बैच में लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांग रही है, जिसमें लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपए वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय। यह बहुत बड़ी राशि है और इसलिए यह जरूरी है कि हम ये देखें पैसा किसके हित में और किस दिशा में खर्च किया जा रहा है। महोदय, जब फरवरी में पूरा बजट पेश किया गया था तो इतने कम समय में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? यदि बार बार इतनी बड़ी अनुपूरक मांगे आती हैं तो इसका मतलब है कि बजट अनुमान और वित्तीय योजना में गंभीर कमी है। देश की जनता चाहती है कि उसका पैसा सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च। महोदय, इस अनुपूरक बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 15,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। किसान पहले ही महंगी खाद, महंगे बीज और महंगे डीजल की समस्या जूझ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नीतियां किसानों को राहत देने के लिए या केवल आंकड़ों को संतुलित करने के लिए। महोदय, मैं विशेष रूप से सदन के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सवाल को उठाना चाहता हूं। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। ओबीसी समाज को शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे, इसलिए मैं सरकार से कुछ स्पष्ट मांगे सदन के माध्यम रखना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो SC, ST और TSP का बजट प्रावधान है, उन्हें वास्तविक आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे राशि किसी अन्य मद में ट्रांसफर ना हो। दूसरा, देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। देश में लाखों पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े हैं। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और चौथी मांग ये है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। महोदय, संविधान में हमें 3 मूलभूत सिद्धांत दिए: समानता, न्याय और अवसर की समानता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट किया था कि भारत का लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय होगा। इसलिए सरकार का दायित्व है कि वे संविधान की भावना के अनुसार नीति और बजट बनाएं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC को नहीं मिल रहा है। NFS लगातार हो रहा है SC, ST, OBC के बच्चों के साथ।
और इंटरव्यू में जिस तरह का छल हो रहा है, जैसे यूपीएससी में भी अभी हुआ, जिस तरह का छल हो रहा है उससे असंतोष पैदा हो रहा है। साथ साथ महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करने की नहीं है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को समान अवसर मिले, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। बजट पारदर्शी हो, खर्च जवाबदेह और विकास समावेशी हो। महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों का उद्देश्य केवल खर्च बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पैसा देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। यदि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय के केंद्र में रखकर निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से देश का विकास अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होगा। और अंत में सर, नगीना लोकसभा से मैं चुन के आया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकसभा के वोटर्स का सभी। महोदय, पिछली सरकारों ने भी नगीना को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से आता है। और अंत में एक आखिरी वो कर रहा हूं सर, और ये सरकार भी सर नगीना से दोहरा व्यवहार कर रही है। महोदय, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या, पलायन करना पड़ता है, कोई मुंबई जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली आता है, और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली बार भी वित्त मंत्री से मांग की कि एम्स बन जाए हमारे यहाँ। अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे मांग के सर विस्तार में कभी अगर जाके देखें, मैं आग्रह करूंगा, निमंत्रण भी दे रहा हूं कि आप कभी आइए नगीना, आपको देख के ऐसा लगेगा कि उससे इतना बड़ा छल हुआ है कि वहां की जनता को जानवर माना गया। इसलिए मैं आपसे वहां का प्रतिनिधि होते के नाते कहना चाहता हूं कि वहां अगर आदमी, चेयरमैन सर, अगर आदमी बीमार हो जाए, उसको इमरजेंसी पड़ जाए तो इतना हॉस्पिटल जाएगा, इतना मर जाता है, लोग तड़पते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। और मैडम, ये मेरा नहीं है, अपना नहीं है, ये हमें तो यहाँ एम्स में मिल जाएगा, लेकिन उनको इलाज मिले, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि नगीना के लोगों के बारे सोचा जाए, हमारे रोजगार की व्यवस्था हो जाए, उद्योग क्षेत्र लग जाए, तो लोगों, वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा और वो आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत। सभा की कार्रवाई शुक्रवार 13 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो देश में ऊर्जा संकट है, लोगों को कहा जा रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, वहीं कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सदन में बयान दिया वो ऑफिशियल बयान है। लोकसभा में जब भी कोई बयान दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, तो वो रिकॉर्ड होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज संसद में ये कहा कि ऊर्जा का संकट है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर अलग ही स्टैंड रख रही है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, हर कोई यही कह रहा है कि ऊर्जा का संकट नहीं है। अगर ऊर्जा का संकट नहीं है तो कुछ ज़रूरी सवाल, सरकार ने एस्मा क्यों लागू किया, ये सबसे बड़ा सवाल। 9 राज्यों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक क्यों लगाई गई, गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये क्यों बढ़ाए गए, और अगर गैस की किल्लत नहीं है तो ये लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में क्यों लगे हुए हैं। देश की जनता आखिर गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में क्यों लगी हुई है। जब से ये सरकार आई है जनता लाइन में लगी हुई है। नोटबंदी हुआ तब जनता लाइन में लगी, कोरोना काल में जनता लाइन में लगी, और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता लाइन में लगी हुई है। लेकिन एसी कमरों में बैठे विधायक, मंत्री, सांसद तमाशा देख रहे हैं। उनको कोई इल्म नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि देश में इस समय हो क्या रहा है। तो असली तस्वीर तब ये लोग देख पाएंगे जब ये लोग सड़क पर निकलेंगे। जब सड़क पर निकलेंगे ही नहीं तो असली तस्वीर इनको कहाँ नजर आएगी। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इन लोगों को देश की असली तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। तो गैस संकट पर सरकार अलग राग अलाप रही है, वहीं देश की जनता लाइन में लगी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये संकट कब टलेगा, सरकार के पास इसको लेकर क्या कोई प्लान है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि इस समय ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है और आयात नहीं हो पा रहा है, तेल टैंकरों का आयात नहीं हो पा रहा है। हमारा देश 60% LPG आयात करता है, 40% का भी प्रोडक्शन हो रहा है। और जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि LPG का कोई संकट नहीं है, और अगर संकट नहीं है तो फिर लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल, चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में जो ये भाषण दिया है, उनका ये भाषण आज आपको कैसा लगा, राय दीजिएगा। धन्यवाद।